मिडिल फिंगर पैटर्न, ये आपने मेरे कई पोस्ट में देखा पड़ा होगा, जो मैं मस्ती मजाक में यूज़ करता हूँ, बट इसके पीछे प्रॉपर सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग व्यू के टूल्स होते हैं, प्राइस एक्शन होता है, जो मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेडर के लिए, क्योंकि अगर सही से पकड़ लिया तो बहुत कम समय में बड़ा पैसा बनता है। तो मैं सीधा स्क्रीन पे चलता हूँ। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, प्रॉपर 7 स्टेप्स में डिफ़ाइन किया है, और ये थोड़ी सी मेहनत की है, बिकॉज़ आपकी मेहनत की कमाई बड़ा रिस्पेक्ट है मेरे मन में उसके लिए, और अगर वो मेरे पास आता है तो मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए मेहनत में, है ना। तो बहुत रिस्पेक्ट है उसके लिए, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे में मैं आपको समझा पाऊँ तो ये अच्छा रहेगा, है ना। तो ये कुछ मैंने फिर हर एक स्टेप को, जो 7 स्टेप्स हैं, उसको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट पे समझाऊंगा, ठीक है। और जो नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, उससे कैसे अलग मैं करता हूँ, यूज़ करता हूँ ये पैटर्न्स, ये सब है ना, ये डिटेल में मैं समझाता हूँ। ये होप स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है ना यार। तो ये हाउ टू ट्रेड द मिडिल फिंगर पैटर्न, या इसको मार्केट रिवर्सल बोलते हैं, और इट डजेंट मीन कि टॉप से ही रिवर्सल हो। अगर निफ्टी का बॉटम बन रहा है, या किसी भी इंडेक्स का या स्टॉक का बॉटम बन रहा है और वहाँ से रिवर्स करता है, तो बुलिश भी ट्रेड कर सकते हैं ना। ये कोई डायरेक्शनल ही नहीं है, मतलब कि बियरिश पैटर्न नहीं हो, ठीक है। फन वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये स्टेप्स हैं यार कुछ, जो मैंने थोड़ा सा रिफाइन करके कि मैं आपको बेटर तरीके से समझा सकूं। 7 स्टेप्स हैं जिनमें मैं ये पैटर्न आइडेंटिफाई करता हूँ और कंफर्मेशन देखता हूँ, है ना। और ट्रेड्स कैसे प्लान करना है, एंट्री कहाँ, एग्ज़िट कहाँ, रिस्क मैनेज, ये सब प्रॉपर मैं एंड टू एंड कैसे करता हूँ, ये मैंने एकदम हाई लेवल में और जितना सिंप्लीफाइड वे में हो सकता है समझाया, है ना। तो भाई पहले तो ये सेट होना चाहिए, है ना, किस टाइम फ्रेम पर आप देखते हो, है ना। एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है ना। एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। तो पहली स्टेप तो ये कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, उस हिसाब से ये पैटर्न ढूंढना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू में। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, कि जैसे कि आज के मार्केट से मैं कोरिलेट करता हूँ। ये जो आप, ये 3 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, अगर आप ये देखो तो ये वाला पार्ट है ना। तो ये आप देखोगे कि नॉर्मल कैंडल से ये कैंडल बड़ी है, और इसका हाई भी इसने ब्रेकआउट भी मारा है ना, ये रेंज से निकल के, लेकिन इमीडिएटली सेलिंग आ गई, और ये रेड कैंडल भी उतनी बड़ी बनी है ना। तो इसको एक बोल सकते हैं, ये एक मिडिल फिंगर पैटर्न, है ना। या फिर इसको बोल सकते हैं ये बुलिश ग्रीन एंड देन बियरिश रेड, उतनी बड़ी। ये मैं डिटेल में समझाऊंगा, बट एकदम किसी को नहीं पता है ना, या कोई नया है कि क्या मिडिल फिंगर, तो भाई ये है ना रिवर्सल्स के लिए। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है ये बिग कैंडल, है ना। और लाइव मार्केट में इंटरडे ट्रेडर्स के लिए तो लाइव मार्केट में पोजिशनल भी, मतलब बाद में भी चेक कर सकते हो, 1 आवर 1 डे टाइम फ्रेम जो भी हो, डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये कैंडल बनने के बाद फिर क्या स्टेप होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंसोलिडेशन देखना होता है, उसके क्या पैटर्न्स होते हैं, ये मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। और मैं कौन सा ट्रेडिंग व्यू टूल्स यूज़ करता हूँ, है ना, या अर्ली एंट्री या ट्रैप्स अवॉइड करने के लिए, क्योंकि एक अकेली चीज़ के बस एक ग्रीन बन गई, एक रेड बन गई और मिडिल फिंगर हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो और क्या चीज़ें साथ में मैच करें, है ना, या हमारे हमको वो कन्फर्मेशन दें, तो वो कौन से मैं इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, वो बताऊँगा। और फिर मेन, सबसे मेन पार्ट कि भाई एंट्री और एग्ज़िट कैसे प्लान करें, ट्रेड प्लान, है ना। तो ट्रेड प्लान, एंट्री एंड एग्ज़िट प्लान, एंट्री एंड एग्ज़िट, है ना। तो ये एग्जीक्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो प्लानिंग और ये सब हो गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट तो रिस्क मैनेजमेंट ही है ना, और फिर लाइव मार्केट में। तो ये डिटेल में समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो पहली स्टेप है टाइम फ्रेम, फिर ये इसके मैंने 7 स्लाइड बना रखे हैं सब, है ना। तो ये सारे अपन बारी बारी से देखते हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइम फ्रेम है। तो भाई जैसा मैं बोलता हूँ कि हमेशा जितना लंबा टाइम फ्रेम हो उतनी चांसेस ये हैं कि एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा हाई रहेगी, है ना। एक इंट्राडे ट्रेडर यूज़ करेगा मिडिल फिंगर पैटर्न वर्सेस एक पोजिशनल ट्रेडर यूज़ करेगा मिडिल फिंगर पैटर्न, चांसेस आर हाई के पोजिशनल ट्रेडर ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, है ना, कंपेयर टू इंट्राडे। बिकॉज इंट्राडे में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और शॉर्ट टाइम फ्रेम में चीज़ें बहुत जल्दी बदलती भी हैं, ठीक है, बट स्टिल ठीक है। टाइम फ्रेम ये है, और टाइम फ्रेम में इसमें एक ख़ास बात ये है कि एक दिन से बड़ा टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि जब तक आप मिडिल फिंगर आइडेंटिफाई करो, मान लो मैं इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ है ना, इसको मैं 1 मंथ कर दूँ, बड़ा टाइम फ्रेम है ना, या 1 वीक कर दूँ, तो जब तक ये कैंडल बनेगी और कन्फर्मेशन आएगा तब तक तो ट्रेन मिस हो चुकी होगी, सारा मूव तो मिस कर दिया। ये भी एक मिडिल फिंगर है बट ये तो पूरा मूव मिस कर दिया ना। तो ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम लेने से मतलब नहीं है ना, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ही रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 डे का यूज़ करता हूँ, है ना, इससे ज़्यादा नहीं। 1 डे, है ना, कि 1-2 दिन मिस हो जाए, है ना, मूव का तो ठीक है, बट टू लेट नहीं होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है, इसमें बहुत लंबा टाइम फ्रेम नहीं यूज़ किया जाता। तो अगेंस्ट द थ्योरी कि भाई हायर द टाइम फ्रेम उतना एक्यूरेसी, बट इसमें लिमिटेशन है कि ये टाइम फ्रेम एक दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंट्राडे में मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं जनरली 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, कभी कभी 3 मिनट या 1 मिनट का भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। और पोजिशनल में 1 आवर कैंडल या मैक्सिमम 4 आवर या 1 डे कैंडल, 1 डे भी रेयरली है ना। 4 आवर मैक्स यूज़ करता हूँ, प्रेफर तो मैं 1 आवर ही करता हूँ, ठीक है यार। तो ये है टाइम फ्रेम। और बिग कैंडल, अब बिग कैंडल कैसे स्पॉट करें। बिग कैंडल होना चाहिए भाई एटलीस्ट 2 से 3 गुना होनी चाहिए जो पुरानी कैंडल्स है ना, प्रीवियस कैंडल, है ना। इसको मैं चार्ट पे समझाता हूँ। और अगेन ये कैंडल ज़रूर जितनी बड़ी हो उतना अच्छा। कुछ न्यूज़ बेस्ड कैंडल्स भी होती हैं, है ना, वो ठीक है, बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में कम से कम 2 गुनी या 3 गुनी तो हो ये कैंडल, ठीक है। तो आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। आज की आप मार्केट में देखो, आज 1:54 है ना, या 2 बजे के आसपास जो प्राइस एक्शन चल रहा था, ये छोटी छोटी कैंडल बन रही थी, कोई खास बड़ी नहीं थी। उस ये देखो, ये छोटी कैंडल है, ये वाली है ना, 212 की या 29 की। और ये देखो, ये एक बड़ी कैंडल बनी 2:18 पर, ये बड़ी कैंडल बनी ना, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, ठीक है। तो ये एक बड़ी कैंडल हो गई, ठीक है। इसी तरह आप ये देखो, ये छोटी छोटी कैंडल थी, ये एक बड़ी बनी, है ना, यहाँ पर भी, ठीक है। तो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स साइज़ होना चाहिए कैंडल का, ऐसा नहीं कि छोटी सी कैंडल हो, और जितना बड़ा हो उतना अच्छा है साइज़ कैंडल का, क्योंकि ऑब्वियसली उतना ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन रहेगा, ठीक है। अब रिवर्सल हो उसके पहले जनरली कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन बिग प्लेयर्स करते हैं, है ना, रिवर्सल के पहले। जो जैसा मैंने ये बोला कि वाई बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग कैंडल एक्यूरेसी इज़ लो, है ना, बहुत कुछ खास एक्यूरेसी नहीं है, और शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स क्यों फेल होते हैं, ठीक है। देखो, जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कहीं, है ना, इसी में ही लेने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये एक बुलिश कैंडल है ना, यहाँ पर 10 बजे, और उसके बाद पूरा एक एनगल्फिंग कैंडल बनी, है ना, जिसका लो पिछले कैंडल से नीचे था। और ये एनगल्फिंग तो नहीं बोल सकते, क्लोजिंग ऊपर हुई, थोड़ा और देखना पड़ेगा, है ना, कहीं जिसमें मतलब पूरे बॉडी को कवर करे। बट आपको पता होगा बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, जिसमें कि ये अगर एक ग्रीन बनी है ना, तो रेड वाली उसको पूरा कवर कर ले। तो जनरली होता है कि बियरिश सिग्नल होता है, लेकिन मार्केट ऊपर भाग जाता है। तो करते क्या है बिग प्लेयर्स के, अगर उन्होंने बाय किया है तो वो चाहेंगे कि यहाँ पे बायर्स आएँ, और है ना, सो दैट वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जैसे कि ये एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद 2 छोटी कैंडल बनी, छोटे साइज़ की, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहा, है ना। फोमो आता है ना इंट्राडे में या इवन पोजिशनल में कि भाई ये अरे ज़बरदस्त बाइंग हो रही है, चलो मैं भी करता हूँ करके, ये साइकोलॉजी है।
तो ये 2-3 कैंडल जो है आपको छोटी सी दिखेंगी, 3 4 5 6 कैंडल भी हो सकती हैं, और उसके बाद फिर जब बड़ी रेड बने वो मिडिल फिंगर पैटर्न होता है ना। तो ये डिफरेंस है मिडिल फिंगर वर्सेस जो नॉर्मल बुलिश एनगल्फिंग या बीरिश एनगल्फिंग के बीच में कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। ठीक है, ये साइकोलॉजी है और यही बिग प्लेयर्स करते हैं। यहाँ पे देखो एक बुलिश बनी, उसके बाद 2 छोटी, है ना, और फिर एक रिवर्सल आया, है ना, बड़ी कैंडल। तो थोड़ा सा वॉल्यूम मिल जाता है बिग प्लेयर्स को, हाई पे निकलने का मौका मिल जाता है। और सेम अप्लाइज कि अगर ये लो पर होता तो यहाँ पे बिग प्लेयर्स सेल करते और सेलर्स आते, उनसे वो माल उठाते और मार्केट ऊपर भगा देते, है ना। तो ये एक साइकोलॉजी है कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे। तो ये होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है, एक ट्रैप में फंस जाएंगे ना। कंसोलिडेशन हो तो एक अच्छी बात है। और हाउ टू आइडेंटिफाई कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल्स, है ना। तो ये और देख लेते हैं। कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल की खासियत होती है कि वो उसके अंदर ही ट्रेड करते हैं ना, मतलब जो हाई है उस कैंडल का जिसमें बड़ी बड़ी कैंडल बनी है उसके नीचे ही या उसके अंदर ही ट्रेड करेंगे, लेकिन वॉल्यूम कम नहीं होगा, है ना। जैसे इस कैंडल का वॉल्यूम देखो, नीचे वॉल्यूम अच्छा खासा है, इधर भी वॉल्यूम भले ही छोटी कैंडल बन रही है लेकिन वॉल्यूम देखो आप लगभग उतना ही है। इस कैंडल में भी वॉल्यूम लगभग उतना ही है, मतलब बायर्स आ रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल्स हुई, है ना। और इसी तरह अगर यहाँ देखें, ये एक बड़ा बायर आया, है ना, यहाँ पर, और उसके बाद 2 ये कैंडल छोटी सी बनी, है ना, डोजी टाइप जो भी है, लेकिन वॉल्यूम कुछ खास कम नहीं हुआ, वॉल्यूम उतनी है ना। और फिर एक बड़ी कैंडल। तो यही है कि उस बॉडी के अंदर ट्रेड करें या इवन ऊपर भी करें, कोई बुराई नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है ना, मान लो इस रेंज में करते तो भी है, लेकिन कैंडल का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि उसी प्राइस पर माल चिपकाए जा रहे हैं, मतलब कैंडल का साइज़ छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं, लेकिन वॉल्यूम बड़ा बराबर रहे ना। तो ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, साइकोलॉजी के डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन एक रेंज में करेंगे और अच्छे वॉल्यूम पे करेंगे। तो इस तरह से आप कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, और ऑब्वियसली ये बता दी मैंने, चेक द वॉल्यूम। तो ये स्टैटिक होना चाहिए, वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है। ठीक है, और कितनी कैंडल होना चाहिए और क्यों, ये साइकोलॉजी मैंने समझा दी। 2 3 4 5 6 कैंडल, जितना टाइम चाहें बिग प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करना। जनरली मैंने देखा है कि 2 3 4 कैंडल होती हैं, और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम फ्रेम, है ना। 3 मिनट का, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 1 घंटे का, ये आप खुद भी देख सकते हो ना, सब कुछ बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली ये कैंडल कुछ यूँ समझो, एटलीस्ट 2 कैंडल तो होनी चाहिए, 2 to 10 मान लो, है ना, 2 से लेके 10 तक। ठीक है, और वाई का मैंने समझा दिया कि उसके पीछे साइकोलॉजी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आएँ और उनको माल चिपकाया जाए। उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंसोलिडेशन अंग्रेजी में बड़े प्यार से बोलते हैं, वो उसको शुद्ध हिंदी में माल चिपकाना बोलते हैं। ठीक है, अब कंफर्मेशन कैसे होगा कि भाई ये मिडिल फिंगर पैटर्न ही है। कंफर्मेशन कैसे होगा कि ये मिडिल फिंगर पैटर्न ही है या कुछ और है। ठीक है, तो कंफर्मेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि भाई स्पॉट द बिग रिवर्सल कैंडल, हाउ बिग इट शुड बी। तो पहली बात, ये जो रिवर्सल कैंडल अब बनेगी, ये जैसे कि एक बुलिश कैंडल के बाद 2 कंसोलिडेशन की, और फिर ये जो बियरिश कैंडल बनी, ये कितनी बड़ी होनी चाहिए। आइडियली जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है, बट कम से कम ये जो बुलिश कैंडल बनी है ना, इसके लो को टच करे या एटलीस्ट इसका 60 मोर देन 50%, आइडियली एक्चुअली पूरा ही कवर कर ले, और अगर नीचे तक भी जाए तो बेटर है। तो जितनी बड़ी कैंडल हो उतना अच्छा है, बट मिनिमम क्राइटेरिया है कम से कम 60%, 50-60% तो कवर करे। मान लो ये इतनी भी बनती ना तो भी ठीक है, एक बड़ी कैंडल तो आई, है ना, लेकिन बड़ी कैंडल मतलब इसके लो को ब्रेक कर दे, ये जो बाइंग कैंडल है इसके लो को ब्रेक कर दे, नीचे जाए, तो ये प्रॉपर एक मिडिल फिंगर पैटर्न बना दिया इसने, समझो। जैसे कि ये है, ये प्रॉपर मिडिल फिंगर पैटर्न नहीं है ना, क्योंकि ये, लेकिन प्रॉपर नहीं है लेकिन फिर भी है, क्योंकि मोर देन ऑलमोस्ट 80% इसने
इसके साइज़ को कवर कर दिया, ठीक है। और ऐसे और एग्जांपल मिल जाएंगे कुछ, जैसे कि ये है, ये बुलिश कैंडल है। हाँ, ये तो इमीडिएटली बन गई रेड, बट हाँ इसने पूरी मतलब कैंडल के 50% को ही कवर किया, या कम है ना, उतना इंटेंसिटी है नहीं सेलिंग में, ठीक है। तो ऐसे और एग्जांपल जो भी है, बट ये आप चार्ट पे खुद देखना, बट पॉइंट यही है कि कैंडल बड़ी से बड़ी हो उतना अच्छा है, एटलीस्ट 50-60% तो कवर कर ले जो बुलिश कैंडल है उसकी। और आइडियली मैं तो बोलूँगा कि जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं एटलीस्ट पूरी बॉडी कवर कर ले वो कैंडल की, मतलब बुलिश कैंडल का लो जो था उसको भी तोड़ के इतनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। प्राइस एक्शन अलोन माइट बी डिसीविंग, है ना। तो अगर हम अकेला सिर्फ यही देखें कि भाई ये ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, तो ये अकेला है, अकेला अगर यही देखेंगे तो फंस सकते हैं, है ना। जैसे कि ये बुलिश बनी, फिर बियरिश बनी, लेकिन मार्केट फिर ऊपर आ गया। तो इसके साथ और क्या चीज़ें देखना चाहिए, ठीक है। अकेला प्राइस एक्शन देख के, है ना, कुछ ट्रैप में फंस सकते हैं। तो और भी कुछ सपोर्टिंग एविडेंसेस मिले हैं, उसके लिए कुछ ट्रेडिंग व्यू के टूल्स एंड इंडिकेटर्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज हुआ, वॉल्यूम्स हुए, वॉल्यूम प्रोफाइल हुई, कई इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। एक थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर है मार्केट, और यहाँ पे सेलिंग आ सकती है इसलिए बड़ी रेड बनेगी, या बाइंग आ सकती है तो बड़ी ग्रीन रिवर्सल बनेगी। तो वो है कि कुछ इंडिकेटर्स में भी दिखाऊंगा एग्जाम्पल के लिए, और बताऊंगा मैं भी क्या यूज़ करता हूँ, है ना। बट ये आप समझो कि बस ये है कि मतलब 2 या 3 चीज़ें, 4 चीज़ें एक साथ कंफर्मेशन है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अकेले प्राइस एक्शन में फंस सकते हो आप, ठीक है। लार्जर पिक्चर का पता होना चाहिए कि भाई ब्रॉडर ट्रेंड क्या है ना। RSI अगर 80-85 आ गया निफ्टी का, वहाँ पे हम बुलिश कैंडल ढूंढ रहे हैं तो फंस जाएंगे। बियरिश रिवर्सल ढूंढ रहे हैं तो उसमें बड़ा बनेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कोई एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि कोविड क्रैश से जून के लो को मिला है, तो अभी हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में है जहाँ पर हमने वो पुराना जो ट्रेंड था वो तोड़ दिया है, और अभी हम उसको रीटेस्ट कर रहे हैं, जो भी है ना, ये पहले ही बताया मैंने। उसके बाद वॉल्यूम एक्टिविटी, ठीक है। उस जो रिवर्सल कैंडल आई है उसमें वॉल्यूम कितना है, क्या है ना। तो एटलीस्ट उतना वॉल्यूम हो जितना बाइंग वाली कैंडल में था, ठीक है। तो वो होना चाहिए। तो ये ट्रेडिंग व्यू पर और दिखा देता हूँ कि रिवर्सल कैंडल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, यही इन्हीं का ही ले लेते हैं, और जाओगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे ना, बहुत सारे, थोड़ा देख भी लेंगे। तो जैसे ये है, ये एक बुलिश कैंडल बनी, ठीक है। इसमें आप कई चीज़ें देख सकते हो कि भाई ये एक ट्रेंड चल रहा था मार्केट का, है ना, काफ़ी टाइम से ये ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। इंट्राडे में इसको प्रॉपर बनाने का मतलब नहीं है, एक समझाने के लिए बस कि ये ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अब ये ट्रेंड भी टूट गया इस बियरिश कैंडल से, है ना। और ये लो वॉल्यूम प्रोफाइल वाला भी जोन था, है ना, वॉल्यूम प्रोफाइल लगा रखी है इसमें मैंने, तो ये तो आप देखते ही हो मेरे हर वीडियो में ये लगा के रखता हूँ। तो ये लो वॉल्यूम वाला जोन है, मतलब सेलर नीचे है, मतलब जो वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन है नीचे, तो प्राइस ऊपर गया तो नीचे खींच लिया जाएगा, चांसेस यही हैं। लो वॉल्यूम एरिया में मार्केट थोड़ा टिकता कम है, ये मैंने पहले भी समझाया वॉल्यूम प्रोफाइल वाले वीडियोज़ में, लाइव स्ट्रीम में। तो ये हो गया, ये एक ट्रेंड टूट रहा है ऊपर से लो वॉल्यूम एरिया में, है ना। ऊपर से आप कोई भी मूविंग एवरेज चैनल लगा सकते हो या मूविंग एवरेज लगा सकते हो, बट ये है कि ओवरऑल बड़ी पिक्चर और भी क्या है ना। मतलब अभी हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं, है ना। कई सी बड़ी पिक्चर में, जैसे मैं बोलता हूँ, छोटी पिक्चर ढूंढना चाहिए। तो इसमें और भी एक यूज़ कर सकते हैं कि मूविंग एवरेज चैनल यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल मूविंग एवरेज, सबसे सिंपलेस्ट यूज़ करते हैं। चलो ये आप होमवर्क समझ लो, आप भी इसमें और दूसरे इंडिकेटर्स भी लगा के देखो कि भाई और क्या चीज़ से कन्फर्मेशन मिलता है, ठीक है। मूविंग एवरेज आ गया, ये 9 मूविंग एवरेज ही रहने दो, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट, या इसको 10 कर लो या 20 करके देखो, ठीक है। तो आप ये देखोगे यहाँ पे मूविंग एवरेज भी तोड़ रही है ये कैंडल, ठीक है। तो एक कंफर्मेशन मिल गया, ट्रेंड भी तोड़ रहा है, मूविंग एवरेज भी तोड़ रहा है, और लो वॉल्यूम प्रोफाइल से प्रॉपर ये हाई वॉल्यूम एरिया में आ रहा है। तो कई चीज़ें एक साथ इंडिकेट कर रही हैं कि भाई ये रिवर्सल है। वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम भी
जो बाइंग वाले कैंडल में था उतना ही लगभग है ना। ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन उतना ही रहे या उसके आसपास रहे, ठीक है। ठीक है, ट्रेंड टूटा और तो बस ये है कि ये एक प्रॉपर रिवर्सल कैंडल हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिवर्सल कैंडल है या नहीं, या मिडिल फिंगर पैटर्न जो है इसका कंफर्मेशन मिलता है या नहीं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ ये मूविंग एवरेज के ऊपर गया, लो वॉल्यूम एरिया में गया, इसका हाई यहाँ पर है ना, फिर दो तीन कंसोलिडेशन की कैंडल बनी, फिर जो रेड बनी इसने वो मूविंग एवरेज भी तोड़ा है ना, और ये हाई वॉल्यूम एरिया में भी आ गया। और वॉल्यूम देखो इसका, तो जो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम था उतना ही रेड का भी था है ना। तो ये एक मिडिल फिंगर पैटर्न कंफर्मेशन मिल गया, मतलब ये रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, इसको हम रिवर्सल कैंडल नहीं बोल सकते, ये ग्रीन बनी उतनी बड़ी रेड बनी है ना, सॉर्ट ऑफ जो बियरिश एनगल्फिंग है। लेकिन आप देखो कि मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, और जो भी है जैसे कंसोलिडेशन कैंडल्स नहीं है बीच में है ना, तो ये ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पे एक कैंडल बनी, यहाँ सेलर फंसे होंगे, मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर चल दिया, इससे आपको एक वो अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और देखें, आप खुद देखना है ना, ये आइडेंटिफाई करना और चार्ट पे पीछे जाना कि भाई कौन सी कैंडल क्या कंफर्मेशन दे रही है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, जैसे कि रुको और पीछे जाएं। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं बनाना चाह रहा वीडियो में, तो ये मैं चाहता हूँ कि आप खुद इस पर मेहनत करो ना, होमवर्क करो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा खुद से देखोगे तो। ठीक है, जैसे ये हो गया एक, ये बुलिश कैंडल है ना, 9 मई 2023 परसों की बात है। एक बुलिश कैंडल बनी, दो तीन कंसोलिडेशन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी जो कि यहाँ तक आई है ना, इसने पूरी बॉडी को नहीं तोड़ा बट मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया। और कहाँ से रिवर्स किया इसने, लो वॉल्यूम एरिया से रिवर्स किया। ठीक है, और ठीक है, बहुत आइडियल तो नहीं, बट हाँ एक छोटा सा इसने स्कैल्पिंग का ट्रेड तो दे ही दिया। ठीक है, और आप देखो इसमें है ना, बहुत लंबा नहीं करना चाहता वीडियो में, तो ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, अभी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको पूरा बैक टेस्ट करो। ठीक है, बट पॉइंट यही है कि रिवर्सल कैंडल कम से कम इसी साइज़ की हो है ना, या एटलीस्ट इसकी बॉडी को कवर कर ले, और जितनी बड़ी कैंडल हो उतना अच्छा है। और दूसरे जो सेटअप्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं है ना, ये ट्रेंड्स हैं, मूविंग एवरेज है, वॉल्यूम प्रोफाइल, ये तीन चार चीज़ें आप और भी यूज़ कर सकते हो है ना। ये अपना अपना दिमाग है, ट्रेडिंग में भरमार पड़ी हुई है टूल्स की, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के देखो है ना, खुद से लगाओ, मतलब लगे रहो, कुछ ना कुछ बढ़िया मिलता ही जाएगा मेहनत करोगे तो। ठीक है यार, तो ये है कि दूसरे टूल्स में इस तरह से यूज़ करता हूँ, एक कन्फर्मेशन लेता हूँ, हाँ यार ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड भी बदल गया और सेलर आने चाहिए। तो आज मैंने जो शॉर्ट बनाया ना इंट्राडे में, डबल हो गए थे पुट्स, वो यही सब यूज़ किया था, उसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया है ना, ये यूज़ किए थे, और भी चीज़ें हैं, बट हाँ आज तो यही वाला अपना मिडिल फिंगर वाला चल गया। स्पेशली लास्ट जो 2 बजे के बाद जो दिखे थे ना, मैंने पोस्ट भी किए थे, वॉल्यूम एक्टिविटी सजेस्ट कर रही है कि 18335, ये देखो 18330 335 आज मैंने बोला था रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिल्कुल वहीं पर आके मार्केट ने ये दिया। और जो ओपन डेली वाला सेटअप मैंने पहले बताया ही है, उसमें ओपन लाइन आज की 18357 थी, और हम लगातार उसके नीचे पूरे दिन भर ट्रेड करते रहे, और ये जो भी जोन था 18335 से 18557 तक, वो सब शॉर्ट के लिए ही यूज़ करने वाला था मैं। तो यहाँ पे बन गया था ये पैटर्न, तो वही ऊपर के चांसेस कम थे, एंट्री मारी यहाँ पे और आखिरी आधा घंटे में बढ़िया बना लिया। और ये बड़ा फॉल है यार, 18340 से लेके 18269, ऑलमोस्ट इतना 70 पॉइंट, आधा % निफ्टी का ये ह्यूज रिटर्न है इंट्राडे में। इंट्राडे में 20-30 पॉइंट भी कैप्चर किया तो स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी रहता है, इंट्राडे में बहुत बड़ा रिटर्न है। पोजिशनल में ज़रूर 1% 2% बोल सकते हैं कि अच्छा रिटर्न है, बट इंट्राडे में 50-60-70 पॉइंट, ये 30-40 पॉइंट इज़ ऑल्सो बिग रिटर्न है ना। तो क्योंकि वो जल्दी पैसा मिलता है उसमें, 30-40 पॉइंट काफ़ी है।
ठीक है, तो ये मैं कुछ टूल्स यूज़ करता हूँ और ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, होमवर्क देता हूँ कि आप और भी टूल्स इसमें यूज़ करके देखो। ठीक है, और भी ट्रेडिंग व्यू के टूल्स यूज़ करके देखो, ट्रेंड्स देखो और क्या चीज़ें कॉन्फ्लुएंस में आती हैं, लार्जर पिक्चर, वॉल्यूम एक्टिविटी ज़रूरी है ना, कि वॉल्यूम उतना ही अच्छा होना चाहिए। वॉल्यूम ऐसा नहीं कि वॉल्यूम कम हो, क्योंकि डंप करना है तो डंप में वॉल्यूम तो चाहिए ना, तभी तो ऊपर ले गए थे। ठीक है, तो ये है कन्फर्मेशन का। अब भाई एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रिटिकल है ना, कि ट्रेड लेना, अपना क्या बोलते हैं, पैसा लगाना या जो भी एग्जीक्यूशन, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है ना। यहाँ सारे इमोशन, साइकोलॉजी सब दैट कम्स इनटू प्ले। ठीक है, स्टडी अपनी जगह और एग्जीक्यूशन अपनी जगह है ना। प्लान और एग्जीक्यूशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट एग्जीक्यूशन में ज़्यादा स्किल्स लगते हैं और ज़्यादा मेंटल टफनेस लगती है, ज़्यादा क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन ही है। प्लान तो चलो है, बट एग्जीक्यूशन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्लान द एंट्री, व्हेन टू टेक एंट्री, है ना। और ये दोनों तरह के ट्रेडर्स के लिए, भाई एग्रेसिव ट्रेडर है कोई कि चले यार मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ, आई कैन अफोर्ड, कंजर्वेटिव कि नहीं भाई मेरे को नहीं लेना ज़्यादा, मैं तो सेफ लिखेगा तभी। तो दोनों के लिए तो प्लान द एंट्री और प्लान द एग्ज़िट, ये दोनों मैं आपको समझाता हूँ। एग्ज़िट में वो भी हो सकता है कि भाई ये फेल हो गया, तो यहाँ पे हम एक सॉर्ट ऑफ स्टॉप लॉस या एग्ज़िट प्लान, है ना, कि मिनिमम लॉस पे निकल सकें। और प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है, स्पेशली इंट्राडे में, है ना, इवन पोजीशन में भी, कि प्रॉफिट बुक कहाँ करना चाहिए क्या। तो मैं जनरली क्या यूज़ करता हूँ वो बताता हूँ। तो एंट्री में कहाँ मारता हूँ, एंट्री ऑब्वियसली जब कन्फर्मेशन होता है, जो मैंने पूरा इसमें समझाया है कन्फर्मेशन वाले कैंडल में, जब कन्फर्मेशन मिल जाए उसके बाद ही एंट्री का सोचा जाता है ना। तो एंट्री कहाँ मैं लेता हूँ, जब ये जो इसका कैंडल का लो है, बुलिश कैंडल का लो है, वो टूट जाए, ये मेरा पहला क्राइटेरिया होता है। ठीक है, दूसरा ऑब्वियसली जो कन्फर्मेशन में रहता है कि वॉल्यूम वगैरह हाई हो, अगर रेड कैंडल का वॉल्यूम जितना हाई हो उतना मेरा कॉन्फिडेंस रहता है। और ये जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं, टूल्स हैं, वो भी एक इशारा करें कि हाँ भाई बड़ा रिवर्सल आ सकता है, जैसे कि ये मूविंग एवरेज तोड़ना, या वॉल्यूम प्रोफाइल में अगर ये भी टूटता दिख रहा है ना, ये वो देखो वापस लो वॉल्यूम में आया है, यहाँ पे मेरा एग्जिट बनना चाहिए कि लो वॉल्यूम से वापस हाई वॉल्यूम एरिया में आ गया। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं डेविएशंस लगा दूँ तो उसका एक अलग रहेगा, कि हो सकता है यहाँ पे लोअर डेविएशन पर टच कर रहा हो अलग टाइम फ्रेम में, या जो भी है, ये आप खुद टेस्ट करो। ठीक है, तो मैं एंट्री कहाँ लूँगा, मैं जनरली एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, तो मैं एंट्री यहीं पे लूँगा। इसका लो ब्रेक हो जाएगा ना, यहीं ले लूँगा। मतलब कि जैसे ये कैंडल बनी है और 18322, 18325, ये इसका लो कितना है 18325, बस मैं यहीं ले लूँगा 18325, 18320, ये यहाँ पर। ठीक है, और एग्जिट प्लान मैं कहाँ रखूँगा, इस कैंडल के हाई पर, है ना, 18343 हाई है, तो 18345 यहाँ कहीं आएगा तो लॉस बुक कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं एंट्री रखता हूँ, है ना, एज एन एग्रेसिव ट्रेडर। ठीक है, ये मेरी एंट्री होती है यहाँ पर, और यहाँ पे मेरा एग्जिट का प्लान होता है। ठीक है, अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर है, या कभी कभी मैं कंजर्वेटिवली ट्रेड करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ ना इंट्राडे लो पोजीशन साइज ये सब, तो जब मुझे कंजर्वेटिवली ट्रेड करना हो तो मैं वेट करता हूँ कि और 2 3 4 कैंडल बन जाएं जो इसके लो पर, है ना, या इसकी बॉडी पर, कहीं लोअर बॉडी पर, जो जैसे 18325 इसका लो है, तो 18330 तक जाए और रिवर्सल ले, है ना। मतलब मुझे दिखे कि भाई ये क्रॉस नहीं कर रहा है और ये फिर से नीचे आए, है ना, नीचे आए, और ये जो इस कैंडल का क्लोजिंग है या लो है ना, इसको भी तोड़े, क्लोजिंग काफ़ी है तो ये तोड़ दे। जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी थी, 18322। ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है। अब जब नेक्स्ट कैंडल 18322 तोड़ेगी तो मैं बेटर यहाँ पर मैं एंट्री मारूंगा, और ये एंट्री भी बहुत सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। आप देखो वॉल्यूम कितना बड़ा है ना। सारे कैंडल सबसे बड़ा वॉल्यूम ये कन्फर्मेशन कैंडल पे मिलेगा। कन्फर्मेशन कैंडल नहीं मतलब एक जो कंजर्वेटिवली ट्रेड करते हैं, और सेकंड जो बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद जो सबसे बड़ी सेकंड कैंडल बनी ये बनी, है ना। तो यहाँ पर एंट्री मार सकते हैं 18318 या 18315, और जो भी है फॉल तो बढ़िया मिल ही गया 18270 280 तक। ठीक है, तो कंजर्वेटिवली यहाँ भी मार सकते हैं।
और एग्रेसिव है, मैं तो यहीं मार देता हूँ। अगर मुझे आज तो मार्केट में मेरे को कॉन्फिडेंस था कि वही नीचे ही आना चाहिए, और इन केस फेल हो जाते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। बट आप ये देखोगे ये कंजर्वेटिव ट्रेडर है, तो यहाँ पे भी इसने मूविंग एवरेज पर ही रेजिस्टेंस लिया है ना, यहीं से लो वॉल्यूम से ही रेजिस्टेंस लिया और इसके बॉडी को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो ये मेरी एंट्री यहाँ भी बन सकती थी। ठीक है, इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं। देखिए, अगर ये यहाँ पर आप एंट्री लेते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और यहाँ थोड़ा आप लेट लेते हो, मान लो यही कैंडल नीचे बनती तो आप लेट एंट्री करते है ना, थोड़ा सा ये कंफर्मेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, कॉन्फिडेंस, बट आप लेट करते हैं एंट्री और रिवॉर्ड कम मिलता है ना। अगर यहाँ शॉर्ट किया है तो रिवॉर्ड ज़्यादा है, यहाँ किया है तो रिवॉर्ड थोड़ा कम है, तो रिस्क रिवॉर्ड वही है। एग्रेसिव ट्रेडर का रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, रिवॉर्ड भी। कंजर्वेटिव ट्रेडर का रिस्क भी थोड़ा कम रहता है और रिवॉर्ड भी। ठीक है, तो ये है, मैं एंट्री एग्ज़िट इस हिसाब से प्लान करता हूँ। और डेफिनेटली ये कैंडल का हाई क्रॉस करे तो एग्ज़िट। एग्ज़िट ऑब्वियसली हैज अपेयर करते हैं तो निकट तो करना नहीं है, वो मैं बताता ही हूँ। ठीक है, और बुक, हाँ, प्रॉफिट्स कहाँ बुक करना है, तो देखो यार, प्रॉफिट्स का ऐसा है कि ये तो बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी तो हम इस तरह के मार्केट में मैक्रोज अनस्टेबल हैं, ये देखो यील्ड कर्व अभी भी ये मतलब इन अनइन्वर्जन की तरफ जा रहा है ना, तो ये फॉल कितना भी बड़ा आ सकता है, पोजिशनली भी और इंट्राडे भी। तो प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, इंट्राडे में जनरली मैं समझो कि अगर मेरा रिस्क कितना है, यहाँ से लेके 317 से लेके 345, 30 पॉइंट का है ना। अगर 30 पॉइंट का मेरा रिस्क है तो मैं कम से कम 60 पॉइंट तो प्रॉफिट देखूंगा, है ना। इंट्राडे में 30, 40, 50, 60 पॉइंट, इतना तो कम से कम 30 से 60 पॉइंट मान लो। तो मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ 320 के आसपास, है ना, ट्रेड में 18,320। तो मैं, और मेरा 18,345 का रिस्क है 25 पॉइंट का, तो मैं कम से कम 50 पॉइंट का टारगेट रखूँगा। 50 पॉइंट 320 से हुआ 270, तो ये मुझे इस कैंडल में मिल गया था ये टारगेट लगभग, इतना मैं रखता हूँ। और पोजिशनल में एक अलग रहता है ना, पोजिशनल भी आप देखो, है ना, मैं उसमें भी समझाऊंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा, अपन कंप्लीट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये है व्हेन टू एग्जिट, वेयर टू एग्जिट एंड बुक प्रॉफिट्स। रिस्क मैनेजमेंट, है ना, रिस्क मैनेजमेंट तो भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रेडर के लिए, है ना, क्योंकि सारी स्ट्रैटेजीज कभी ना कभी फेल होती हैं, और फेल हो जाए तो क्या, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वोलेटाइल मार्केट में। और कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में ऐसी नहीं है जो प्रॉफिट गारंटी करे, अदरवाइज़ बहुत लोग जाने कितने अरबपति खरबपति हो गए होते हैं ना। तो प्रॉफिट की गारंटी देने वाली कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो फेल होती हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी कई बार फेल होगी, है ना, होगी। तो इसमें क्या काम आएगा, रिस्क मैनेजमेंट, है ना। तो प्रोटेक्शन के लिए रिस्क मैनेजमेंट ही काम आता है। ठीक है, मैनेज करना कैसे करना है ये भी अलग अलग रहता है, एग्रेसिव ट्रेडर के लिए, कंजर्वेटिव के लिए, और मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट पे आई थिंक आपने इतना सीख लिया है पिछले कुछ दिनों में कि उस पर बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, यहाँ एंट्री मारी है मैंने अगर शॉर्ट में, तो मैं इसके अगेंस्ट में एक यहाँ का कॉल ले लूँगा, सपोज़ 18,350 या 18,400 का कॉल ले लूँगा, सो दैट यहाँ मेरा पुट का प्राइस कम हो तो उधर कॉल का बढ़ जाए, है ना, और मेरा जो लॉस है ओवरऑल उसको लिमिटेड रखे। और कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो गए और 100-200 पॉइंट बढ़ गया मार्केट, तो फिर तो कॉल छप्पड़ फाड़ दे देगा, है ना, उल्टा प्रॉफिट ही आ जाएंगे। एक रेंज बाउंड मार्केट है अगर, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरा टारगेट इतना है 270 का, तो मैं 18,250 का पुट राइट करूँ, सो दैट मैं अगर गलत हो गया तो जो पुट मैंने बेचा है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और मेरा जो लॉस है वो काफ़ी कुछ ये कवर करा देगा। ठीक है, इसमें ड्रॉबैक ऑब्वियसली हर रिस्क मैनेजमेंट का या हर स्ट्रेटजी का अपना अपना है कि भाई बहुत नीचे आ गए तो ये फिर प्रॉफिट खाने लगेगा, ये जो बेचा है पुट, ये जो प्रॉफिट हुआ है उसको कम करने लगेगा। अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती हैं, देखो इंट्राडे के लिए अलग रहेगी, पोजीशनल के लिए अलग रहेगी। मैं अभी का बता रहा हूँ, अभी मार्केट वोलेटाइल है, स्विंग दे रहा है दोनों तरफ बड़े, तो अभी मेरा स्ट्रेटजी यही है कि अगर एक पुट लिया है तो उसके अगेंस्ट में एक कॉल हो, और गलत हो जाए तो कॉल लिमिट कर दें, है ना। अगर रेंज बाउंड मार्केट होता, मैक्रो स्टेबल होते,
तो मैं शायद ऑप्शन राइटिंग से मैं रिस्क मैनेज करता अपना, है ना, या कॉल भी बेच, एक पुट भी बेचता 250 का और उधर ऊपर 18400 का कॉल भी बेच देता कि भाई जो भी है, एक तरफ तो मतलब मुझे राइटिंग में भी बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, बट वो रेंज में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत एक तरफ भारी ऊपर चला गया और मेरा अनलिमिटेड लॉस में बैठा हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट का अलग अलग ये है। और कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो वही पास का स्ट्राइक कॉल बाय कर सकते हैं। जो थोड़ा एग्रेसिव है वो 18400 18500, है ना। सेम विथ ऑप्शन राइटिंग, अब बाइंग और राइटिंग के थ्रू ही आप मैनेज कर सकते हो रिस्क। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, ये तो लाइव मार्केट में ही मैं बेटर समझा पाऊँगा। ठीक है, जिस तरह का मार्केट चलेगा और मैं खुद कैसे करता हूँ ये तो आपको दिख ही जाएगा। ठीक है यार, और मैं पोजीशनल पे भी बात करता हूँ, बट ये है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। ये हर फील्ड में, हर बिजनेस में, हर चीज़ में एप्लीकेबल होता है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, दिस स्ट्रैटेजी इज़ नॉट ए शॉर्टकट, है ना। कोई भी स्ट्रैटेजी इज़ नॉट ए शॉर्टकट। और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप बैक टेस्ट करो। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि एंट्री कहाँ करना, एग्जिट क्या, एक पैटर्न का कंफर्मेशन कहाँ कहाँ मिल रहा है ना, मिडिल फिंगर पैटर्न या रिवर्सल पैटर्न कहाँ कहाँ मिल रहा है पूरे चार्ट पे, आप बैक टेस्ट करो पीछे जाके। ठीक है, इसमें एंट्री आप कहाँ प्लान करते, उसका रिज़ल्ट क्या होता, एग्ज़िट आप कहाँ प्लान करते, जो दूसरे कॉन्फ्लुएंस के इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज हुआ या वॉल्यूम प्रोफाइल हुई या डेविएशंस हुए, है ना, आरएसआई हुआ, ये कितने कितने काम करते हैं, कितने नहीं करते हैं, ये आप खुद बैक टेस्ट करो। भाई मेहनत तो लगेगी, कई घंटे जाएंगे इसमें, है ना। मैं मिनट्स की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक घुसोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो ये तो होमवर्क आपका खुद का ही है, जितना करोगे उतना अच्छा है, जितने समझदारी से करोगे उतना अच्छा है। बैक टेस्ट करो, एरियाज मार्क करो, हो सके तो कॉपी पेन लो, नोट्स बनाओ, नोट पैड लो लैपटॉप में, जो भी है एक स्टडी अच्छे से हो, जैसे कि हम 10th-12th एग्ज़ाम में करते थे या इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में करते थे, सॉर्ट ऑफ, है ना। इट इज़ अ सीरियस बिजनेस यार, मेहनत तो पढ़ाई तो सब करनी ही पड़ेगी एक स्ट्रक्चर्ड वे में। मैं क्यों ये पीपीटी बना रहा हूँ, बिकॉज मेंटरिंग मेरे लिए बहुत नई फील्ड है, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करूँ, स्ट्रक्चर करूँ, जिससे आप तक सही सीक्वेंस में सही तरीके से बात पहुँच पाए। तो जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, एक एक ऑर्गेनाइज तरीका है, इसी तरह से आप अपनी स्टडी जो है, होमवर्क जो है, वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से रखो। ठीक है, इस स्ट्रेटजी के स्ट्रेंथ देखो क्या है, फेलियर पॉइंट्स देखो कि भाई ये फेल होती है तो क्यों होती है, कब होती है। ठीक है, जब आप होमवर्क करोगे, ये बैक टेस्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार हाँ यार, ये यहाँ पर ज़रूर चलती है ये, है ना। इस पॉइंट पे ये चार चीज़ें मिल जाएं तो चलती है। वॉल्यूम अगर बढ़ जाए रेड कैंडल का तो ज़्यादा चलती है, वॉल्यूम अगर कम है रेड कैंडल का और ग्रीन का ज़्यादा है तो वो फेलियर पॉइंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। या मूविंग एवरेज के ऊपर ही बने रेड कैंडल तो मतलब नहीं है, वो फेल हो जाता है। जो भी है ना, ये आप खुद देखो, बस प्रैक्टिस करो और लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो। लाइव मार्केट में ये पैटर्न रोज़ बनते हैं, है ना, ऑलमोस्ट रोज़ बनेंगे, देखो, है ना। बुलिश रिवर्सल भी पैटर्न बनेंगे, एक रेड कैंडल बन रही है और फिर बुलिश, इसको बोल सकते हैं बुलिश, ये एक बड़ी रेड बनी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन बनी, बट इसी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लिया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हो सकता है ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बने, है ना। तो 1 मिनट पे करके देखते हैं इसको। अब देखो, ये दो कैंडल बनी, चलो ये एक कैंडल है ना, उसके बाद दो कंसोलिडेशन की कैंडल बनी और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, तो ये हो गया, ये क्वालिफाई करता है आपके बुलिश रिवर्सल के लिए, है ना। जैसे मैंने बोला कि डायरेक्शन लेस है ये स्ट्रेटेजी, तो आप किसी बुलिश भी ट्रेड कर सकते हो स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, तो ये कौन सा, ये मिडिल फिंगर बन गया बट बुलिश वाला, है ना। दो कंसोलिडेशन कैंडल बनी, फिर एक बाइंग आ गई, वॉल्यूम जितना सेलिंग वाली कैंडल में था उतना ही बाइंग वाली कैंडल में था, तो यहाँ पे बुलिश ट्रेड भी लिया जा सकता था। फिर इसने मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, है ना, कंफर्मेशन मिल गया, ये लो वॉल्यूम एरिया से हाई वॉल्यूम एरिया में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बुलिश ट्रेड भी लिया जा सकता था, बुलिश ट्रेड किया जा सकता था। ठीक है, तो ये है।
तो ये प्रैक्टिस करो, है ना, सब लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो। और भैया मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, रेगुलेटर्स को फॉलो करें। तो वही उनका डिस्क्लेमर है ना, डिस्क्लेमर रखना चाहिए सबको, और आपको भी सिंसियरली समझना चाहिए कि भैया आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और जो भी मैं पोस्ट करता हूँ दिस इज़ ऑल एजुकेशनल पर्पज़ ओनली, है ना, कहीं भी पैट्रियन, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, कहीं भी। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है। और प्लीज़ ऑलवेज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस, बिकॉज ये पैटर्न फेल हुआ, आप बोलो कि ये क्या है यार, आपने तो गलत चीज़ बता दी, तो भैया फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लो, है ना, मेरी स्ट्रेटजी पे ना ट्रेड करो, ठीक है, कंसल्ट करके ही करो, क्योंकि ये सब स्ट्रेटजी फेल हो सकती हैं, बिल्कुल होती हैं, और रिस्क मैनेजमेंट ही अपना साथी होता है। एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मी माई चैनल नॉट रिस्पॉन्सिबल टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट है आपका है, लॉसेज है वो भी आपका है ना, मैं सिर्फ एजुकेशन दे रहा हूँ, बस यही वैल्यू है, ठीक है। और बस थैंक यू है, ठीक है यार। आई थिंक मैंने मेरी मेहनत जो रही है वो पहुंची होगी आप तक। बाकी यार होमवर्क तो करना ही पड़ेगा आपको, तो अब ये सब आपके ऊपर है आगे का, ठीक है। तो ये एक चीज़ हुई, और मैं सोचा कि अभी आज इंट्राडे से आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा सबको याद रहता है ना, आज बढ़िया मूव आया, पुट्स डबल हुए, तो आप बेहतर तरीके से मैं समझा सकता हूँ आपको कि कैसे मिडिल फिंगर पैटर्न बने थे और उनको कैसे ट्रेड किया। बट यही को आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो भाई, ऑफिस ऑफिस में रहते हो, टाइम ही नहीं है देखने का कौन क्या लाइव मार्केट में हो रहा है, नहीं देख पाते, तो फिर आप पोजिशनली यही स्ट्रेटजी या मिडिल फिंगर कैसे आइडेंटिफाई करो, उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है यार। कॉन्सेप्ट तो वही है कि क्या किस तरह से कंफर्मेशन जो है, ये सब तो वही है, बट इसमें मैं टाइम फ्रेम जैसे अभी 1 आवर लेता हूँ, ये आप 4 आवर भी ले सकते हो, आप खुद टेस्ट करके देखो, 30 मिनट्स करके देखो, 2 आवर्स करके देखो, ठीक है। इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो, इसमें पैटर्न कम मिलेंगे ऐसे, है ना, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में बहुत सारे मिडिल फिंगर दिखेंगे, इसमें कम दिखेंगे, तो इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं अपन, है ना, इसमें अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ रिसेंटली तो कहीं नहीं दिख रहा, बड़ी ग्रीन कैंडल सबसे पहला पॉइंट होता है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड, कहीं बड़ी ग्रीन के बाद बड़ी रेड, यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही, दिखेगी कहीं ना कहीं, ढूंढते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसको, है ना, ये एक बुलिश कैंडल बनी, अभी इसी को मैं 4 आवर कर लूँ तो ये ग्रीन मिला के ये अच्छी खासी एक बड़ी ग्रीन बन जाएगी, है ना। बट चलो एक एग्जांपल के लिए, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, एक कैंडल कंसोलिडेशन की रही, आइडियली एक और होती तो ठीक है, बट 1 आवर है और पोजिशनल व्यू है, तो एक भी चलो ठीक है, एक कंसोलिडेशन कैंडल बनी, और फिर अगली जो कैंडल बनी ये बड़ी बनी, है ना, और जितने वॉल्यूम थे उससे ज़्यादा वॉल्यूम की बनी, तो यहाँ पे एक वीकली ट्रेड या मंथली पुट ये सब लिया जा सकता है ना। 17,139 इसका लो है, यहाँ कहीं पे 130 के आसपास, यहाँ एक वीकली पुट वगैरह कुछ, और स्टॉप लॉस हो गया ये 200 मान लो, है ना, 200 समथिंग, ये स्टॉप लॉस हो गया, और उसके बाद ये अच्छे प्रॉफिट मिल गए इधर, ठीक है। और देख लेते हैं, टॉप पर होना चाहिए ये एक बढ़िया है, हाँ ये बढ़िया है, इससे अच्छा ये है, ये देखो, दोनों ही देख लेते हैं। ये देखो एक ग्रीन कैंडल बनी, बड़ा वॉल्यूम, है ना, पिछले वॉल्यूम से एटलीस्ट ट्वाइस वॉल्यूम रहा है ना, तो ये हो गया वॉल्यूम, उसका 2 3 4 कंसोलिडेशन कैंडल बनी, उसके बाद ये एक बियरिश कैंडल बनी, लेकिन इसके लो को तो नहीं तोड़ा, लेकिन हाँ 50% ज़्यादा बॉडी कवर कर ली, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं, है ना, लेकिन यहाँ पे एक एंट्री ली जा सकती है 17,720, और यहाँ तक के टारगेट मिल जाते हैं 17,600, 100 पॉइंट के लगभग। वीकली पुट्स में उतना काफ़ी रहता है, डबल हो जाते हैं पुट्स। फिर एक यहाँ बनी कैंडल, ये बुलिश बनी, है ना, और एक कंसोलिडेशन कैंडल, फिर एक बियरिश बनी बड़ी वाली, है ना, तो दिस इज़ स्ट्रॉन्ग कैंडल, क्यों, क्योंकि ग्रीन से बड़ी है रेड कैंडल, है ना, और वॉल्यूम काफ़ी, है ना, तो जितना ग्रीन में था उससे ऑलमोस्ट 60-70% ज़्यादा, है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल एक पोजिशनल पुट कितना है, 17,700 वगैरह, है ना, और उसके बाद देखो आप फॉल,
पोजिशनल है तो पोजिशनल में 17,700 से सीधा 17,700 पॉइंट इसी पैटर्न ने दे दिए, 700 पॉइंट। ठीक है, और देखो यार बहुत मिलेंगी, ये आप खुद देखो तो मज़ा आएगा, है ना। खुद देखोगे तो मज़ा आएगा। चलो ये भी देखो, क्योंकि आवरली है तो जैसे ही ग्रीन बनी इतनी बड़ी रेड बनी उससे बड़ी, तो इवन यहाँ पर भी शॉर्ट किया जा सकता था पोजिशनली 17,700 और मिल जाता कितना 17,500। बहुत पैटर्न मिलेंगे ऐसे, देखो आप पोजिशनल में कम मिलेंगे, 4 आवर चार्ट कर दोगे तो और कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। ये देखो ये कितनी बढ़िया एक पैटर्न है, ये मिडिल फिंगर ही हुआ सॉर्ट ऑफ, ये बड़ी कैंडल है ना, और उसके बाद ये बड़ी रेड कैंडल, यहाँ पे शॉर्ट बन जाता है 18,100 पर, और कहाँ तक मिल गया 17,800, 300 पॉइंट लगभग। ये एक बढ़िया पैटर्न रहा है ना, लेकिन ये इसमें गैप डाउन हो गया। जो भी है देखो आप, है ना। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, और इसी वीडियो पे कमेंट करो, या जो भी है मुझे 1-to-1 मैसेज भी कर सकते हो अगर बहुत ही कहीं ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो हो सकता है मैं भी आपसे कुछ सीख जाऊँ। आई एम ऑलवेज ओपन। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप पोजिशनली भी टेस्ट करो इसको। ठीक है, वीडियो क्लोज करता हूँ, लंबा हो गया, बट आई बिलीव एवरी मिनट इज़ वर्थ इट। और जैसा मैंने बोला भाई, मेरा काम है कि आपकी मेहनत की कमाई के पैसे की वैल्यू आपको मिले, तो ये वीडियो बनाया मैंने, थोड़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की प्रेजेंटेशंस के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप, है ना। और यही है यार, आपको वैल्यू मिले, यही मैं आगे भी काम करता रहूँगा, है ना। क्योंकि भाई क्या बोलते हैं, शॉर्टकट वाली कमाई फलती नहीं है कभी ना, मैं तो यही मानता हूँ लाइफ में। तो आपकी मेहनत की कमाई मेरे पास आ रही है तो उसकी वैल्यू आपको मिले, ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बिज़नेस वाइज देखें तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, जैसे टाटा का बिज़नेस है उसमें यही है कि भाई मेहनत करो, है ना, मेहनत करो और सही। अब कुछ ये देखो भाई, ये सब छोटी मोटी मिस्टेक के लिए माफ़ कर देना, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक ये सब, मेंटरिंग में मैं नया हूँ, बट भाई मेहनत मैं अपनी बराबर करूँगा। आई विल इंश्योर कि एक एक पैसा जो मेरे पास आ रहा है, आप सब लोगों के पैसे की बहुत रिस्पेक्ट है, जो भी मेरे पास आ रहा है उसकी वैल्यू मैं आपको दूँ। इस वीडियो में भी कोशिश की मैंने, आगे शायद टाइम के साथ अच्छा ही होता जाऊँगा एज ए मेंटर, तो ये मैं ज़रूर करूँगा। यही चीज़ मैं वेबिनार में कर सकता था, कोर्स में बेच सकता था, बट आई एम डूइंग दिस ऑन पेट्रियन। क्योंकि भैया लाइव मार्केट में अपन रोज़ हैं पेट्रियन में, और महीने भर का 8,000 है, ठीक है, 2-3 महीने रगड़ो, सीखो, 2-3 महीने लाइव मार्केट में करेंगे, आप मुझे बताओगे देखो सर, अरे वो मिडिल फिंगर पैटर्न बन गया आज, अब मैंने ये ट्रेड लिया, मैंने इतना बनाया, उसमें जो मुझे खुशी मिलेगी ना भाई साहब, उसकी कमाई, उसकी हैप्पीनेस, उसकी क्या बोलते हैं, बात ही अलग होगी, है ना। वो मेरी रियल वेल्थ होगी कि भाई खुद तो चलो मैं कर रहा हूँ जो भी है देखा जाएगा, लेकिन दूसरों तक पहुँचा पाना ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। तो वो जब आप एग्जीक्यूशन करने लगोगे, आप खुद बनाओगे, उसमें मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो आप ये मान लो कि ये पैट्रियन वगैरह जो भी है मैं कर रहा हूँ एजुकेशनल कंटेंट, इसमें मेरा एक स्वार्थ भी है ना। मुझे इस तरह की हैप्पीनेस अच्छी मिलती है दूसरों के सक्सेस में। तो एक जेन्युइन कोशिश कर रहे हैं, आगे भी वीडियोस करता रहूँगा ऐसे ही। बहुत सारी मेरे पास इतना है यार बताने को, इतना ज़्यादा है मेरे पास बताने को कि मैं बता नहीं सकता ना। कि 15 साल मैंने बहुत घिसाई है ट्रेडिंग में, बहुत फेलियर्स भी देखे हैं, बहुत ट्रैप्स में भी फंसा हूँ, सब है, तो मेरे पास बहुत है बताने को। ये तो जस्ट शुरुआत है ना, तो बने रहो और मेहनत करते रहो। इस स्ट्रैटेजी पे आप मेहनत करो, कम से कम 1 हफ्ते लगे रहो, देखो जब जब जैसे जैसे पैटर्न बनते हैं, और आगे मैं फिर और भी बताया करूँगा। आप मान के चलो एवरेज हफ्ते में एक आध कुछ, जैसे नई स्ट्रैटेजी, आज मिडिल फिंगर पैटर्न चल गया तो मैंने आज इस पर बता दिया, पॉलिंजर बैंड वाला कभी चलेगा उस पर बता दूंगा, और भी जो मैं कुछ यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज, डाइवर्जेंस, वो जिस दिन चलेगा उस पर बता दूंगा। तो जैसे जैसे मार्केट चलेगा आपको बताता रहूँगा। ठीक है यार, चलो बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग। और मोटिवेट करो, आप किसी को केयर करते हो, कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, उसको भी मोटिवेट करो कि भाई सही जगह आ जा, है ना, लेट मत कर। आ जाए लोग तो अच्छा है, मेहनत कर रहा हूँ तो ज़्यादा ही लोगों तक पहुँच जाए कुछ। चलो यार बाय। और लिमिट तो मैंने 1000 की रखी है, देखते हैं क्या करना है। ठीक है, नंबर्स अपनी जगह हैं,
10 लोग भी बन जाएं अच्छे ट्रेडर तो मेरे लिए वो लाइफ में बड़ा अचीवमेंट रहेगा। चलो यार, बाय बाय।